हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक शेखर बंदोपाध्याय फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन का सेकेंड एडिशन है। इससे पहले भी हम थर्ड चैप्टर के स्टार्ट कर चुके हैं और ये जो पढ़ रहे हैं हम ये पीजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंडियन एलाइट्स की। तो हमने समझा था कि ये कैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को लेकर आ रहे थे। तो हमने ये भी समझा कि ये ऐसे लोग हुआ करते थे जिनको अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा था कॉलोनियल रूल से। ठीक है, ये वेस्ट की तरह यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन लाना चाह रहे थे, उनसे काफ़ी इंस्पायर थे। पर हम रूरल सोसाइटी की बात करें तो चीज़ें टोटली डिफरेंट थी। ये तबका ऐसा था जो कॉलोनियल रूल से परेशान था और इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल एलाइट्स थे, मतलब ऐसे लोग जो पहले तो काफ़ी पावरफुल और अमीर हुआ करते थे, पर जो ये चेंजेस जो कॉलोनियल रूल लेकर आया था ना, इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ शेयर भी कर देना। मोटिवेशन ज़रूरी होता है ताकि मैं आगे वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो ये चेंजेस से जैसे हमने बात की ट्रेडिशनल अलाइट्स और ये पीजेंट्स ऐसे लोग थे जो इस कॉलोनियल रूल से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने बात की थी कि जो पीजेंट रिवोल्ट है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये मुगल इंडिया में भी हमें दिखाई देता है। पर यहाँ पर दिक्कत ये थी कि जब ये कॉलोनियल रूल आएगा ना, कि पूरी तरह से किसानों को निचोड़ कर रख देगा। ठीक है, अर्ली 18th सेंचुरी जब स्टिल मुगल सिस्टम यहाँ पर था, टैक्स वगैरह उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। औरंगज़ेब जैसे इतना खर्चे कर रहा था, उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। तो हमने समझा था कि किस तरह से पीजेंट रिवोल्ट बहुत ज़्यादा होने लगे थे। पर जो कॉलोनियल रूल है ना, ये जब अपने रिफॉर्म सिस्टम लेकर आएगा ना, लैंड रिवेन्यू सिस्टम्स लेके आएगा, तब ये किसानों को पूरी तरह से निचोड़ कर रख देगा। चीज़ें पहले तब भी चलने वाली थी, पर अब इनके सर के ऊपर से पानी चला जाएगा और हमें कई तरह के रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो और जब ये अपना रिवेन्यू सेटलमेंट्स लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर लैंड है, इस पे बहुत सारे इंटरमीडियरीज इकट्ठे हो जाते हैं। एक तो पहले ज़मींदार होता है, ठीक है, एक बड़ा ज़मींदार है, उसके जैसे ये एक ज़मींदार है, ठीक है, और यहाँ पे एक बेचारा किसान है। ये पहले इसको टैक्स देता था। अब बहुत सारे इंटरमीडियरीज बिचौलिए इकट्ठे हो जाएंगे कि इसके नीचे एक और ज़मींदार है, ठीक है, फिर इसके अंदर भी कई ज़िम्मेदार आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लैंड ओनर्स खड़े हो जाएंगे और जिसका सारा खर्चा ये किसानों से वसूला जाएगा। तो इस तरह से इन पे बोझ बढ़ाई जा रहा था। और ये जो जमींदार है ये भी फ्री नहीं है, ये कॉलोनियल रूल को जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा टैक्स वसूल रहे थे, उनको टैक्स इनको देना है। तो चीज़ें इस तरह से और ज़्यादा प्रेशर बना रही थी इस बेचारे किसान पर। ठीक है, तो इस तरह से इसने निचोड़ कर रख दिया था। तो जैसे हमने बात की लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में कंपनी रिवेन्यू रिफॉर्म्स लेकर आएगी, जिसने इंडियन रूरल सोसाइटी पर अच्छा खासा प्रभाव डाला, अफेक्ट किया इसको। अब इसको समझाने के लिए ये जो डैनियल थॉर्मर और डीएन धांगारी जी इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं कि इस पूरे चीज़ को ना 5 ग्रुप्स में बांट देते हैं। ठीक है, इसे फर्स्ट ग्रुप में ये रखते हैं बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को। ठीक है, इन्हें अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, इनके अंदर बहुत सारी ज़मीनें आ गई, गांव आ गए, बड़े बड़े गांव आ गए, लैंड मैनेजमेंट ये करते थे। पर एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, एग्रीकल्चर पे ये ध्यान नहीं देते थे, बस लैंड को मैनेज कर लेते थे और अच्छा खासा पैसा इन्हें आ जाता था और अच्छा खासा फ़ायदा भी ये कमा रहे थे। इसके अलावा सेकंड ग्रुप आता है, इसमें हम 2 सब ग्रुप्स में बांट देते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गए रिच पीजेंट्स। ठीक है, ये लोगों से भी जुड़ा रहा करते थे। ठीक है, और इसके अलावा ये जो रिच पीजेंट्स है ना, ये सेम विलेज में रहा करते थे जहाँ से इन्हें टैक्स वसूलना है, उसी विलेज में रहा करते थे। एग्रीकल्चर पर भी ध्यान दिया करते थे, या तो खुद भी कर लेते थे या तो दूसरों से करवा भी लिया करते थे। ठीक है, इसके अलावा रिच टेनेंट्स हो गए, ये अपनी ज़मीन पर ही, इनके पास अपनी अपनी ज़मीनें हुआ करती थी, ऑक्यूपेंसी राइट्स हुआ करते थे और ये
इसके लिए रेंट्स भी पे कर देते थे। तो ये हो गए रिच टेनेंट्स, ये रिच पीजेंट्स। और थर्ड जो ग्रुप आता है इसमें मिडिल पीजेंट्स आ जाते हैं। अब इनको भी हम दो ग्रुप्स में बांटते हैं। एक तो हो गए लैंड ओनर्स, इनके पास अपनी छोटी छोटी ज़मीनें हैं और इनकी पूरी फैमिली इसी ज़मीन पे काम कर रही है और इसी तरह से इनका गुजारा चल रहा है। इसके अलावा दूसरा ग्रुप है ऐसे टेनेंट्स जो ज़्यादा रेंट पे करके वहाँ पे कमा खा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी रिच टेनेंट्स की बात की, इनके पास काफ़ी प्रिविलेज हुआ करते थे, मतलब कई तरह की छूटें मिला करती थी। पर जो ये मिडिल क्लास के टेनेंट्स हैं ना, इनके पास ऐसी कोई छूट नहीं है और इनके पास ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं है और ये ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं और ऐसे ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और पांचवें जो ग्रुप में आते हैं, ये आते हैं चौथे की बात कर लेते हैं। इसमें आते हैं पुअर पीजेंट्स। ठीक है, ये गरीब है, इनकी फैमिली का भी गुजारा ठीक से हो नहीं पा रहा है, जैसे तैसे बस खा रहे हैं, चल रहे हैं और जी रहे हैं। ठीक है, और फिफ्थ ग्रुप जो आ जाता है, इनके पास लैंडलेस लेबर्स के आ जाते हैं, इनके पास कोई लैंड नहीं है जिसपे ये खेती कर सके, घूम घूम के काम करते रहते हैं। राइट, तो ये पांचों ग्रुप डैनियल थॉर्मर और डीएन धनगरी जी ने हमें बताया। तो ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू थे जिस हिसाब से ये बताते हैं और कैटेगरीज भी ये सारी इनके हिसाब से चलती हैं। तो सीधा सीधा कहें तो ये पिरामिडी पिरामिडियल एग्रेरियन सोसाइटी को शो करते हैं। तो पिरामिड कैसा होता है, इस टाइप का पिरामिड होता है। ठीक है, हम इसमें हायरार्की शो कर सकते हैं कि ये ऊंचा तबका है, ये इससे नीचा है, ये इससे नीचा है, ये इससे नीचा है। ठीक है, तो इस तरह से पिरामिड होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बताते हैं ये पिरामिडल एग्रेरियन सोसाइटी को शो करते हैं। और अगर इसको और ठीक से समझे तो हमें समझ में आता है कि 65 से 70% एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन जो है, जो ऐसी है जो लैंड के ओनर्स थे ही नहीं। ठीक है, राइट, वो बस देखने से लगता है पर वो लैंड के ओनर्स थे नहीं। और 65 से 70% बस इंटरमीडिएट, मतलब जुड़े नहीं है, पूरी तरह से उनसे जुड़े ही नहीं थे। और 1857 से पहले देखें हम, 1857 से पहले देखें तो चीज़ें तब भी समझ में आ रही थी कि पर्टिकुलर लैंड किसकी है, कौन इस पे खेती कर रहा है, किसके, इसका ओनर कौन है। तो ये चीज़ें तब भी समझ में आ रही थी। पर ये लेट 19th सेंचुरी की बात करें, 1857 के बाद की बात करें, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगी समझना कि ये लैंड आखिर पर्टिकुलर ये है किसकी। इसके लैंड ओनर्स इतने सारे बढ़ जाएंगे कि समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको डेविड हर्डिमान जी और ठीक से समझाते हैं, कहते हैं कि 1857 के बाद लेट 19th सेंचुरी में जो इंडियन एग्रीरियन सोसाइटी है, इसको हम बस 3 कैटेगरी में ही फिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी थी रूरल मैग्नेट्स। ठीक है, ये बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हो गए, बहुत पावरफुल, जो अपनी लैंड्स को बढ़ा बढ़ा के और पावर इकट्ठा ही कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा हो गया रिच पीजेंट्स और तीसरा हो गया पुअर पीजेंट्स। अब रूरल मैग्नेट्स की हमने बात की, ये बहुत ऊंचे ऊंचे तबके के लोग हो गए और इनके अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, विलेजेस आते हैं, इनको एग्रीकल्चर से कोई खास मतलब होता नहीं है, बस लैंड मैनेजमेंट कर लेते हैं। पर जो रिच पीजेंट्स हैं और ये जो पुअर पीजेंट्स हैं ना, इनमें बड़ी सांठ गांठ हमें देखने को मिलती है। क्योंकि रिच पीजेंट्स होते थे वो उसी गांव में रहा करते थे और पुअर पीजेंट्स भी उसी गांव से बिलोंग किया करते थे। तो हम देखते हैं कि अब जब भी कोई विद्रोह होता था ना, ये दोनों मिल जाया करते थे। ठीक है, रिच पीजेंट्स को ये पुअर पीजेंट्स का सपोर्ट मिल जाया करता था, जिससे ये अपने मूवमेंट्स को और सस्टेन कर लिया करते थे, अपने विद्रोह को और बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया करते थे। अब पीजेंट्स को है ना, जैसे हमने बात की, ये कंपनी राज से बड़ा परेशान थे और इसके अगेंस्ट थे। राइट, जैसे हमने बात की, और कई लोग जो इसके फेवर में थे कंपनी राज के, वो उनको उससे फ़ायदा भी हो रहा था और पीजेंट्स से परेशान थे, तो वो रिच पीजेंट्स की मदद किया करते थे, उनके साथ रहा करते थे और इवन उससे हमेशा से जुड़े ही रहते थे।
तो हम आगे देखते हैं कि जब कंपनी रूल यहाँ पे स्टार्ट करने लगती है ना, तो उसे कई सालों तक यहाँ पे विद्रोह झेलना पड़ता है। और वो किस तरह का विद्रोह था, तो इसके लिए कैथलीन गफ जी हैं, ये कहती हैं कि ये एक टाइप के रिस्टोरेटिव रिबेलियंस हुआ करते थे। अब ये रिस्टोरेटिव रिबेलियंस क्या होते हैं? ये होते हैं कि जो ये कॉलोनियल रूल से जो चेंजेस लेकर आई थी ना, तो जो ट्रेडिशनल अलाइट्स थे ये अपनी जगह ढूंढ रहे थे, तो इन्हें जो ये पुराना सिस्टम था इसको वापस से रिस्टोर करना चाहते थे। जैसे रिस्टोरेटिव मैंने कहा, तो ये रिस्टोर करना चाहते थे, जिसे हम रेस्टोरेटिव रिबेलियंस कहते हैं, क्योंकि पुराना सिस्टम वापस लाना चाहते थे। ठीक है, जिसकी वजह से अब ये विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, तो शुरुआत में हम ये देखते हैं कि जो विद्रोह हुए वो रेस्टोरेटिव रिबेलियंस हुए। हालांकि दूसरे भी होंगे, पर अभी हम इसके बारे में बात करें तो इसमें जो रिवोल्ट्स आते हैं वो थे रिवोल्ट्स ऑफ राजा चेत सिंह एंड अदर जमींदार्स। अब कहानी ये थी कि 1771 का टाइम था। 1771 का टाइम था। अंग्रेजों के साथ साठगांठ करके ये महाराजा चेत सिंह जी ने अवध के नवाब से बनारस को अलग कर लिया। ठीक है, इनमें अच्छी खासी बन भी गई और बनारस अवध से अलग हो गया। अब 2 साल बाद ही 1773 में चेत सिंह ने बनारस का कंट्रोल हेस्टिंग्स के हाथों में भी दे दिया। इतनी अच्छी खासी इनकी दोस्ती चल रही थी। अब जब ये टाइम था, एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो गया था। हैदर अली ने इतनी अच्छी खासी टक्कर दे रखी थी, इतना प्रेशर बना रखा था कॉलोनी पे, मतलब कॉलोनियल रूल पर, कि जब ब्रिटिश थे ये बड़ा परेशान होकर और इन्हें रिसोर्सेज तलाशने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि इनका भारी नुकसान हो रहा था जो हैदर अली ने कर रखा था। तो इन नुकसान की भरपाई करने के लिए बनारस की तरफ देखने लगते हैं। इन्हें सैनिक चाहिए थे, पैसा चाहिए था, इन शॉर्ट बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए था। अब इन रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए ये चेत सिंह पर भारी टैक्स लगा देते हैं। अब इस पर चेत सिंह को आया गुस्सा, उसने इनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और हेस्टिंग्स को वहाँ पर भागना पड़ा। ठीक है, अच्छी खासी टक्कर दी और उसको वहाँ से भागना पड़ा। इसको लेकर एक बहुत फेमस कहावत कही जाती है, घोड़े पर होदा। होदा मतलब घोड़े पर सवारी करने के लिए जो उस पर चीज़ें बनी रहती है उसे होदा कहते हैं। घोड़े पर होदा, हाथी पर जीन, काशी से भागा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये कहावत कही जाती है इस विद्रोह को लेकर। ठीक है, कि किस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स भाग गया था। अब नेक्स्ट रिवोल्ट आता है वजीर अली खान 1799 में। अब इसके पीछे कहानी ये थी कि ये अवध का ना चौथा नवाब था। ब्रिटिशर्स की मदद पे ये गद्दी पर तो बैठ गया, पर काम इसको कुछ वो करने नहीं दे रहे थे, जैसे वो हमेशा करते थे। सब्सिडियरी अलायंस के तहत उनको अपना पपेट बना लेते थे और एक ब्रिटिश रेजिस्टेंस बना देते थे जो हमेशा इंटरफेयर किया करता था। अब 1797 की बात है, 1797 में इसको नवाब बना दिया गया था। 1797 की ही बात है कि कंपनी ने काम ही नहीं करने दे रही थी और इस पर इन दोनों में बनना बंद हो गई, मतलब इनके रिश्तों में दरार आ गई। अब इसको लेकर अंग्रेज़ों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसको गद्दी से हटा दिया। सादत अली खान को जब इन्होंने गद्दी से हटाया तो इसको गुस्सा आया। अब इसका गुस्सा शांत करने के लिए इन्होंने इसको बनारस भेज दिया और साथ में पेंशन दे दी कि पेंशन लो और बनारस जाओ, तुम्हारी जगह तुम्हारे अंकल को हम गद्दी पर बिठाएंगे। तो इनके अंकल थे सादत अली खान जी। अब सादत अली खान को इन्होंने गद्दी पर बिठा दिया, नवाब अवध का नवाब बना दिया और उनको भेज दिया बनारस। अब पर इनका गुस्सा जो था अभी तक शांत नहीं हुआ। अब इन्हें गुस्सा निकालने का मौका वहाँ के बनारस के रेजिडेंट्स देंगे, जब उन्हें वहाँ के रेजिडेंट्स इन्हें लंच पे बुलाएंगे, जिनका नाम था जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी। अब ये चेरी साहब ने इनको लंच पर बुलाया। अब ये गए लंच पर और उन्होंने
उस रेजिडेंट को मार दिया, वहाँ पे जितने यूरोपियंस थे सबको मार दिया और वहाँ से चले गए ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को मारने। ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को ये मार नहीं पाए, वो बच गए। पर इसके बाद इन्हें लगा कि अब ये हारने वाले हैं, तो ये भाग के चले गए जयपुर के महाराजा के पास। ये जयपुर के महाराजा के पास गए तो महाराजा को ये तो पता था कि अब इन्हें सौंपना तो पड़ेगा वजीर अली खान को, ब्रिटिशर्स को। पर इन्होंने इसके साथ एक शर्त रखी कि ये वजीर अली खान को ब्रिटिशर्स को दे देंगे। एक शर्त ये रखी कि ये ब्रिटिशर्स इनको बांधेंगे नहीं और फांसी भी नहीं लगाएंगे। तो इस वजह से ब्रिटिश इनकी बात मान गए और वजीर अली खान को पकड़ लिया गया और फोर्ट विलियम कलकत्ता में इनको पूरी ज़िंदगी वहाँ पर रखा गया। पर ये ज़्यादा कुछ नुकसान कर नहीं पाए थे। अब एक और रिवोल्ट हम देखते हैं, तीसरा रिवोल्ट हम देखते हैं, रिबेलियंस ऑफ द बुंदेला राजपूत चीफ्टेन्स 1842। अब बुंदेला के कई सारे चीफ्स थे, ठीक है, इन सब ने मिलके वहाँ पे रिबेलियन छेड़ दिया, विद्रोह छेड़ दिया। तो उनमें से थे जैतपुर के परीक्षित सिंह, हीरापुर के हृदेश शाह, जमींदार ऑफ नरहट थे मधुकर शाह, और मैदानपुर के हेड जमींदार थे दिलहन शाह। मैदानपुर के हेड थे दिलहन शाह, राइट। तो इन लोगों ने मिलके, और भी कई लोग थे जिन्होंने, ये राजपूत चीफ्स हुआ करते थे, उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ हमें देखने को मिलती है कि एक तो ज़मींदारों ने विद्रोह क्यों किया। तो ज़मींदार परेशान थे कि ये टैक्स बहुत ज़्यादा वसूल रहे थे। इस टाइम पे एंग्लो अफगान वॉर चल रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें पैसा ही पैसा चाहिए था। तो उस पैसे को पूरा करने के लिए ज़मींदारों में बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे। और इसके साथ साथ ये इन्होंने हेरिडेटरी राइट्स जो थे ज़मींदारी सिस्टम के तहत ख़त्म कर दिया था। इनके पास पहले हेरिडेटरी राइट्स हुआ करते थे कि इनकी ज़मीनों पर इनकी फैमिली के ही लोग होंगे। अब ये हेरिडेटरी राइट्स ख़त्म हो गए, जिससे ये बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। इसके अलावा रूलर्स को दिक्कत थी कि सब्सिडरी एयरलाइंस के तहत ना ये बस एक पप्पेट बन गए थे और अपने हिसाब से कुछ काम नहीं करते थे। ब्रिटिश रेजिस्टेंस और आ जाता था जो इनको और परेशान किया करता था। तो इसलिए इन लोगों ने मिलकर रिबेलियन छेड़ दिया। तो इसके अलावा हमें चौथा दिखता है पोलीगार वॉर्स। अब पोलीगार वॉर्स की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि पोलीगार्स होता कौन है, ये पोलीगर कौन है। तो पोलीगर साउथ इंडिया में ये जो नॉर्थ आर्कोट है, मैं जूम करती हूँ, ठीक है, ये नॉर्थ आर्कोट का एरिया आपको दिख रहा होगा। तो ये जो नॉर्थ आर्कोट का एरिया है ना, ये नॉर्थ आर्कोट का एरिया, यहीं पे आपको पोलीगार्स देखने को मिलेंगे। तो साउथ इंडिया में नॉर्थ आर्कोट के तिरुनेवली डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश की टेरिटरी जो ब्रिटिश के कब्जे में 1799 और 1805 तक ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गई थी। और ये जो पोलीगर वॉर है ना, ये 1799 से 1805 तक चलेगा, ठीक है। और जब ये इनके कब्जे में आ गई थी ना, तो पोलीगर्स जो इनका विरोध करेंगे, क्योंकि जो कंपनी वाले हैं ना, ये तरह तरह के चेंजेस लेकर आ रहे थे, जिससे ये परेशान हो गए थे। तो ये पोलीगर्स, जैसे मैंने बात की, होता कौन था, तो एक मिडिवल टाइम पे यहाँ पे विजयनगर एम्पायर हुआ करता था। तो जब विजयनगर एम्पायर था तो वहाँ पे टॉप ग्रेड के जो आर्मी ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको नायक या पोलीगार कहते थे, ठीक है। तो ये विजयनगर एम्पायर के जो बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर हो गए, जो टॉप ग्रेड के आर्मी ऑफिसर थे, उनको नायक या पोलीगार कहते थे। तो जो ये पोलीगार हैं, इनको ग्रांट्स में ज़मीनें दे दिया करती थी, वहाँ के राजा इनको ज़मीन दे दिया करते थे अपनी सर्विसेज के लिए। और जब विजयनगर एम्पायर का पतन हुआ, वो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो ये पोलीगार्स जो थे ना, अपने अपने लैंड होल्डिंग्स पे इंडिपेंडेंट हो गए और अपने अपने एरिया पे रूल करने लगे, उस लैंड पर रूल करने लगे। तो इसलिए भी पोलीगार्स इस एरिया में बहुत दिखते थे। तो जो कंपनी वाले थे, इन्हें सीधा सीधा ज़मींदार समझते थे कि इनके पास ज़मीन है, ये यहाँ से टैक्स लेते हैं, तो इन्हें सीधा सीधा वो ज़मींदार की तरह दिखते थे। और जो वहाँ के लोग थे, इन्हें अपने मुखिया की तरह देखते थे।
कि ये इनके हेड है और यहाँ पे जो जितनी ओनरशिप है ये इन्हीं की है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ के लोग भी उनसे पोलीगार से जुड़े रहते थे। और इवन हम देखते हैं कि जब वो विद्रोह कर रहे थे ना, तो ये पोलीगार्स जो वहाँ के लोग हैं, इन पोलीगार्स को हीरो की तरह ट्रीट किया करते थे कि ये उनके लिए लड़ रहे हैं। तो आगे अभी पिक्चर बाकी है पोलीगार्स को लेकर। तो पोलीगार का जो फर्स्ट वॉर है हमें देखने को मिलता है 1795 से 1799 में। ठीक है, तो ये इसको लड़ किया था कोट्टाबम्मा नाया ने। कोट्टाबन, इसकी स्पेलिंग है KOTABOMMAN, तो कोट्टाबोमन नाया, इसे वीरापंडी कोट्टाबोमन भी कहते थे। ठीक है, तो इन्होंने पोलीगार वॉर्स की यहाँ पे शुरुआत की। और जो एरिया के ये पोलीगर थे, हेड थे, तो वो उसका नाम था पंचुलन कुरिंची पलायम। पंचुलन कुरिंची पलायम, तो इस एरिया के ये हेड हुआ करते थे, पोलीगर हुआ करते थे। शुरुआत में ये काफ़ी जीतते हैं। ठीक है, और इन्हें ये भी पता था कि सीधा सीधा अंग्रेजों से लड़ नहीं सकते, तो ये लड़ते हैं, मतलब गोरिल्ला वॉरफेयर ये यूज़ किया करते थे कि मतलब थप्पड़ मार के भाग गए, चाकू मार के भाग गए, तो इस तरह के वॉर किया करते थे। तो ये बहुत सालों तक भागते भी रहते हैं, पर अंग्रेज इससे बहुत परेशान भी हो गए थे, इसलिए इन्होंने इन पर इनाम रख दिया था। और बाद में हम देखते हैं कि जो कोट्टाबोमन है कि जब भागकर जंगल में छुप जाते हैं, तो इनके एक साथी हैं जिनका नाम था एटप्पन, वो इन्हें धोखा देते हैं और अंग्रेज फिर इन्हें पकड़कर फांसी दे देते हैं। तो फर्स्ट जो वॉर था ना, पोलीगर वॉर, यहीं ख़त्म हो जाता है। तो फर्स्ट रिवोल्ट हम देखते हैं यहीं 1799 में ख़त्म हो जाता है। अब बारी आती है सेकंड की। जो सेकंड है ये 1800 से शुरू होगा और 1801 तक चलेगा। ठीक है, तब इसका क्या था रीज़न? तो हमने देखा जब फर्स्ट पोलीगर वॉर चल रहा था, तो कई जो कोट्टाबोमन के साथी वगैरह हैं जो इस रिवोल्ट को सपोर्ट कर रहे थे, उनको ये अंग्रेज जेल में डाल देते हैं। तो 1800 में हम देखते हैं कि ये लोग जेल से भाग जाते हैं और कई फोर्ट्स और इवन तीतुकुरन पर कब्जा कर लेते हैं। और जो ये रिवोल्ट था सेकंड वाला, इसको लेड करते हैं उमाथुरई। ठीक है, उमाथुरई, ये कोट्टाबोमन के भाई थे, ये इसको लेड करते हैं। और इवन जो उमाथुरई हैं, ये साउथ इंडिया कॉन्फेडरेसी बनाते हैं। ठीक है, जिसमें इन्हें कई सारे साथी मिलते हैं, जिससे ये इनका रिवोल्ट और बढ़ सके। और इसमें ही आप देखते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, वो थे पझासी राजा केरल वर्मा। तो पझासी राजा केरल वर्मा भी इस कॉन्फेडरेसी में मेंबर थे। ठीक है, अब ये साथ मिलकर विद्रोह को आगे बढ़ाएंगे। पर हम देखते हैं कि एक ट्रीटी हो जाती है। अब ये ट्रीटी क्यों होती है? क्योंकि ये लोग भी परेशान थे, अंग्रेज ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं करना चाहते थे, वो सोचते थे कि बस ट्रीटी करके ख़त्म करो। ठीक है, ज़्यादा खर्चा करके फ़ायदा नहीं है, जब प्रेजेंट्स टैक्स नहीं देंगे तो फ़ायदा क्या होगा, इसलिए ये ट्रीटी करके शांत भी कर देते थे। तो कार्नेटिक ट्रीटी होती है 1801 में। ठीक है, कार्नेटिक ट्रीटी ऑफ 1801 होती है, इसके तहत रिवोल्ट ये ख़त्म हो जाता है। अब तीसरा आता है 1803 से 1805 तक। अब जब ये नॉर्थ हार्टकोट की हमने बात की इस एरिया में, तो अब यहाँ पे नया बवाल शुरू हो गया कि जो केवल फीस है, कि कवाल फीस है, कवाल फीस, कवाल फीस लेने का जो हक है ना, ये अंग्रेज छीन लेते हैं। तो इससे पोलीगर्स को बड़ा गुस्सा आता है। अभी कवाल फीस है क्या? तो आप देखो कि एंशियंट टाइम पे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, तो ये लोग ना पोलीगर्स को इन्होंने राइट्स मिल गए थे बाद में कि ये कवाल फीस ले सकते हैं विलेजेस से। ठीक है, तो पोलीगर्स को वहाँ से टैक्स आ जाया करता था
मतलब रिवेन्यू आया जाया करता था कि विलेज से, जो कवाल फीस की तौर पर आती थी। अब ये हटा तो बवाल मचा। 1803 से 05 में हम देखेंगे 1803 से तो 1805 तक ये युद्ध चलता रहेगा और अंग्रेज भी लड़ते लड़ते परेशान हो जाएंगे और कुछ कंसेशन देकर कि मतलब कि थोड़ा तुम रखो, थोड़ा रेवेन्यू हम रखेंगे, इस टाइप के कंसेशन देके इस वॉर को शांत कर देते हैं। फिर अगला वॉर हम देखते हैं रिवोल्ट ऑफ पजासी राजा, ठीक है, इन मलाबार, जिसके बारे में हमने बात की। तो मलाबार रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये जो रीजन है, ठीक है, इस रीजन में आप देख सकते हो कि मलाबार इस एरिया में है और 1796 से 1805 तक इनका रिवोल्ट चलता है। अब इनकी कहानी देख लेते हैं क्या है। अब इनकी कहानी देखें तो इनका नाम, पूरा नाम देखें तो केरल वर्मा पजासी राजा इनका नाम था, केरल वर्मा पजासी राजा। और इन्हें केरल सिंहम भी कहा जाता है, लायन ऑफ केरला, ठीक है, केरल सिंहम, राइट। तो इन्हें लायन ऑफ केरला ध्यान रखना कहा जाता है, वन डे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कई बार। तो कोट्टयम के ये डी फैक्टो हेड हुआ करते थे, ठीक है, जो कि मलाबार में है। और जब हम बात करते हैं 1790 का जब टाइम चल रहा था तो कोट्टयम की जो टेरिटरी है ना, ठीक है, पहले दिखाई देती हूँ, ठीक है, ये आपका मैप है, ठीक है, ये है आपका मैसूर। तो कहीं इस एरिया में, तो कहीं इस एरिया में इनकी टेरिटरी रही होगी कोट्टायम मलाबार में, ठीक है। तो इनके डिस्प्यूट जो थे ना मैसूर के साथ और आसपास की जो टेरिटरीज के साथ चलते रहते थे, तो इनका पुराना डिस्प्यूट था। तो इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने का मतलब इनको, इनके दुश्मनों का, मतलब जिनके साथ इनकी पहली टेरिटरी को लेकर विवाद चलता रहता था, इससे निपटने का इन्हें अंग्रेज मौका देते हैं। तो 1790 का जब टाइम आता है, 1790 का जब टाइम आता है तो अंग्रेज ने ना एक ऑफर देते हैं। ये कहते हैं कि अभी हमारा मैसूर के साथ युद्ध चल रहा है और मैसूर को तो तुम भी पसंद नहीं करते, क्योंकि पास्ट में इनके बीच टेरिटरी को लेकर काफ़ी विवाद हुआ करता था। और जब अंग्रेज़ों ने कहा कि अभी हमारा इसके साथ युद्ध चल रहा है, हम दोनों मिलकर इसके खिलाफ लड़ते हैं और जब हम जीत जाएंगे तो आप अपने राज्य पे इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम अपने राज्य पे और मिलकर राज कर लेंगे। तो ये ऑफर इनको बहुत पसंद आया और इनको मैसूर से निपटने का मौका भी मिल गया, तो ये खुश हो गए। अब जब 1792 का टाइम आता है, तो जब 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में कि अंग्रेज जीत जाते हैं और मैसूर की कई टेरिटरी इनके हाथों में आ जाती है। अब यहाँ पे ये अंग्रेज हैं, इस पजासी राजा को देते हैं धोखा। अब ये कोट्टायम पे भी कंट्रोल करने की कोशिश शुरू करते हैं। अभी कोट्टायम की जो गद्दी थी ना, इस पर पजासी राजा को हटाकर वीर वर्मा को बैठा देते हैं। वीर वर्मा जो है ये पजासी राजा के नेफ्यू थे। अब जब वीर वर्मा है, ये इनसे काफ़ी पैसा मांगा जाएगा जो ब्रिटिशर्स मांगा करते थे। अब वीर वर्मा पैसा जेब से तो देंगे नहीं, ठीक है, तो ये पीजेंट्स को परेशान करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे टैक्स लगाते हैं, ठीक है, तो जिससे लोग इनसे परेशान हो जाते हैं। और जो वही पजासी राजा है, इनको लोग बहुत पसंद किया करते थे, ये बहुत पॉपुलर हुआ करते थे लोगों के बीच में, राइट। तो कहानी जब आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि जो परेशान लोग हैं ना, जो वीर वर्मा से परेशान हो गए, ये सीधा भागते भागते जाते हैं पजासी राजा के पास और कहते हैं आप हमारे लीडर बनिए। तो पजासी राजा लीडरशिप लेते हैं
और जंग छेड़ देते हैं और बहुत तगड़ा वॉर करते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। अब गोरिल्ला वॉरफेयर मैंने बताया जैसे कि मार के छुप जाना जंगलों में, चाकू मारा छुप गए, तो इस तरह की गोरिल्ला वॉरफेयर होती है क्योंकि ये लोग सीधा सीधा प्लेन एरिया में लड़ नहीं सकते थे। कॉलोनियल पावर उस टाइम पे काफ़ी मजबूत हो गई थी, इनको पता था लड़ना मुश्किल है, तो इसलिए गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे। तो जब अंग्रेज़ों को लगा कि ये इतना जल्दी शांत होने वाले नहीं हैं, ठीक है, तो ये जैसे हमने पहले भी बात की थी कैरेट एंड स्टिक, पहले कैरेट दे के शांत करते हैं, फिर स्टिक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इन्होंने स्टिक दी, नहीं शांत हुए तो अब कैरेट देंगे, क्योंकि इन्हें सीधा सीधा पैसों से मतलब था। अब जो पीजेंट्स हैं राजा को पसंद नहीं कर रहे, टैक्स नहीं दे रहे, तो पीजेंट्स अगर टैक्स ही नहीं देगा तो वो तो पूरा पूरा नुकसान है। तो अब पीजेंट टैक्स देंगे तभी तो इनका फ़ायदा होगा। तो फिर अब ये यहाँ पे इन लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं और 1797 में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये रिवोल्ट रुक जाएगा और पझासी राजा वापिस आ जाएंगे गद्दी पे, ठीक है। अब दूसरा बवाल शुरू हो जाएगा 1800 में। अब यहाँ पे दिक्कत ये हुई 1799 में टीपू सुल्तान हार गया। अब टीपू सुल्तान जब हार गए तो एक उनकी टेरिटरी थी वायनाड, ठीक है। अब ये वायनाड का जो रीजन था इस पे पचासी राजा भी क्लेम करता है। ये कहते हैं कि ये टेरिटरी हमारी एंशियंट प्रोविंस का पार्ट हुआ करता था, ये बेसिकली हमारा है। अब अंग्रेज जो पहले इतने पावरफुल है वो कहते हैं तुम होते कौन हो ये बोलने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। और जो ये पचासी राजा को ना ये अंग्रेज पहले से ही काफ़ी परेशान कर रहे थे, जैसे कि टैक्स ज़्यादा मांगना, ठीक है, पीजेंट्स को परेशान करना और अलग अलग तरीके से इनको परेशान ही किया करते, तो जिसकी वजह से भी चीज़ें बहुत ठीक नहीं थी। और यहाँ पे अंग्रेज़ों का जो मोरल था वो भी काफ़ी बूस्ट हो चुका था क्योंकि वो मैसूर को जीत चुकी थी और बहुत बड़ा एरिया उनके कब्जे में था। पर पचासी राजा भी शांत रहने वाले थे नहीं। अब ये क्या करेंगे, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ थी जैसे नायर कम्युनिटी, ठीक है, मपिल्ला, ठीक है। मपिल्ला को लेके आप एक विद्रोह भी पढ़ोगे, ठीक है। तो मपिल्ला और पठान इन तीनों कम्युनिटी को अपने साथ मिला लेंगे और विद्रोह छेड़ देंगे और ये जो विद्रोह है चलता रहेगा और फाइनली 1805 में ये विद्रोह खत्म हो जाएगा जब इनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि अचानक से नहीं होगा, कुछ टाइम बाद होगा, पर इनकी मृत्यु के बाद हमें देखने को मिलता है कि ये जो रिवोल्ट है काफ़ी कम हो जाता है और धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाता है, राइट। अब इसके बाद है दीवान वेलू थम्पी रिवोल्ट। अब ये कौन थे, तो दीवान ये थे प्राइम मिनिस्टर त्रावणकोर के, राइट। तो त्रावणकोर के ये प्राइम मिनिस्टर थे। त्रावणकोर सब्सिडियरी अलायंस के अंदर आ चुका था और यहाँ पर इनको सब्सिडियरी अलायंस में आर्मी को मेंटेन करने के लिए ये जो अंग्रेज थे बहुत सारे पैसे मांगा करते थे और वो इतना ज़्यादा पैसे मांगा करते थे कि एक टाइम आता था कि जब स्टेट्स कहते थे हमसे ना हो पाएगा, हम ना भी कर सकते, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हुआ करती थी और जो ब्रिटिश रेजिस्टेंस है ये और भी ज़्यादा परेशान किया करते थे, इंटरफेयर किया ही करते थे। तो हम वेलू थम्पी को देखते हैं कि जो वेलू थम्पी है, अब ये नहीं समझ में आता है कि इस तरह से हम कुछ काम तो करने वाले हैं नहीं। और जो प्राइम मिनिस्टर को है ना त्रावणकोर में दलेवा कहा जाता था, ठीक है। और ये काफ़ी पॉपुलर भी हुआ करते थे। तो अब ये अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और एक कुंद्रा प्रोक्लेमेशन लेके आते हैं। कुंद्रा प्रोक्लेमेशन, इस प्रोक्लेमेशन के तहत अब ये
रिबेलियन छेड़ देंगे कि इस तरह से हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों को भगाना पड़ेगा, और एक युद्ध छेड़ देते हैं। पर यहाँ पे एक दिक्कत ये थी। अब दिक्कत क्या थी कि जो ये वेलुथम्पी जी थे, ये थे प्राइम मिनिस्टर, और जो त्रावणकोर का राजा था, जो कि फालतू में वहाँ पे बैठा बैठा खाता रहता था, वो अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर है वो अंग्रेज़ों से छुटकारा चाहता है और युद्ध छेड़ रहा है। वहीं राजा है, वो सोच रहा है कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, अंग्रेज़ काफ़ी पावरफुल है, मरने से अच्छा है इन अंग्रेज़ों को सपोर्ट करूँ। ठीक है, तो राजा कंपनी को सपोर्ट करेगा और ये वेलुथम्पी युद्ध छेड़ेंगे। और फाइनली हम देखते हैं जैसे और विद्रोह के साथ होता है, वेलुथम्पी हार जाएंगे और ये सरेंडर करने से मना करेंगे और खुद को ही मार लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। तो जैसे सबके साथ हुआ, क्योंकि कंपनी की जो पावर थी ना इस टाइम तक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वो बहुत ब्रूटली क्रश भी कर देती थी या फिर कंसेशन दे के थोड़ा मैनेज कर लेती है, अगर ज़्यादा अगर दिक्कत देखने को मिलती थी, क्योंकि उनका अल्टीमेट मोटिव पैसा हुआ करता था। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो गव है, ये इसे एग्जाम्पलरी सवेजरी कहते हैं कि बहुत क्रूअल हुआ करते थे। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा वेट कीजिए और थैंक यू।